दोस्तों, स्टोरी मग यानी कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। आज सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सफर है जहां हर 5 मिनट में कुछ ऐसा होता है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ होगा। तो सुनिए वो कथा जो आपको हंसाएगी, रुलाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। उन दिनों की बात है जब धरती पर राजाओं का राज चलता था। ऐसे ही एक पुराने समय में धनपुरी नाम का एक समृद्ध राज्य हुआ करता था, जहां के राजा दानसिंह का नाम दूर दूर तक आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था। वे न सिर्फ एक निपुण शासक थे, बल्कि एक सज्जन और उदार राजा भी थे, जिनकी झोली हमेशा प्रजा के लिए खुली रहती थी। उनके राज में ना चोरी होती थी, ना लालच, ना किसी का भय। हर गली में खुशहाली के दीप जलते थे। राजा की 7 रानियां थीं, लेकिन 7 रानियों के होते हुए भी सिर्फ बड़ी रानी कर्णवती को ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसलिए वही राजमहल की महारानी बनी और उनका पुत्र नरेंद्र सिंह युवराज घोषित किया गया। नरेंद्र कोई साधारण राजकुमार नहीं था। उसके चेहरे पर तेज, आंखों में समझदारी और स्वभाव में विनम्रता थी। तलवार उसके हाथ में ऐसे चलती मानो हवा में बिजली कड़क रही हो, और राजकाज की समझ भी वो धीरे धीरे अपने पिता के साथ दरबार में बैठकर हासिल कर रहा था। जो भी दरबार में उसे देखता, उसकी होशियारी का मुरीद हो जाता। लेकिन जो बात उसे सबसे अलग बनाती थी, वो थी उसकी आदत। वह हर 2-3 दिन बाद भेष बदलकर साधारण कपड़ों में, बिना किसी पहचान के, नगर और गांवों में निकल जाया करता था। कभी खेतों में, कभी बाजारों में, कभी मंदिरों के पास या गांव की चौपालों पर। वो लोगों से ऐसे घुल मिल जाता जैसे वो कोई आम युवक हो, और इसी तरह वो हर छोटी बड़ी बात जान लेता। कहीं कोई कर्मचारी जनता पर जुल्म तो नहीं कर रहा, कोई किसान या व्यापारी परेशान तो नहीं। एक दिन शाम हो गई थी, सूरज हल चुका था। जंगल की शाखाओं के बीच से छनती आखिरी रोशनी अब धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। हवाओं में सन्नाटा था और पेड़ों की सरसराहट जैसे कोई कहानी कह रही हो। राजकुमार नरेंद्र उसी जंगल में अकेला भटकता फिर रहा था, जो सुबह शिकार पर निकला था लेकिन अब अपने साथियों से बिछड़कर रास्ता भूल चुका था। उसका घोड़ा भी थक चुका था और खुद राजकुमार की आंखों से भी थकावट झलक रही थी। पर तब भी उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि जिज्ञासा और साहस का एक अलग ही तेज था। कई घंटों तक भटकने के बाद जब उसे सामने एक छोटी सी बस्ती दिखी, तो उसे लगा जैसे तपते रेगिस्तान में कोई पानी की बूंद मिल गई हो। एक टूटा सा चबूतरा दिखा तो वही घोड़ा रोक लिया और सामने मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना सा मकान दिखाई दिया। वो आगे बढ़ा ही था कि तभी अंदर से किसी के रोने की मध्यम आवाज सुनाई दी। एक साथ कई आवाजें, बूढ़े और बच्चों की। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर कोई दुख की नदी बह रही हो। नरेंद्र का हाथ दरवाजे पर था, पर अब भूख प्यास सब भूल चुका था। वो चौंका, रुका और सुनने लगा। क्या हुआ होगा इन लोगों को? कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं, या कोई जुल्म? मन में कई सवाल उठे और फिर उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। सामने एक झुकी हुई बुजुर्ग औरत बाहर निकली, जिसके कांपते हाथों में एक छोटा सा मिट्टी का दीपक था। उसकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी। और तभी नरेंद्र की नजर उसके पीछे पड़ी, जहां कुछ औरतें और बच्चे जमीन पर बैठे रो रहे थे, जैसे किसी अनकहे दुख का भार उस छोटे से घर में पसरा हो। तुम कौन हो बेटा? उसने धीमे स्वर में पूछा। माता जी, मैं एक पथिक हूँ, जंगल में रास्ता भटक गया हूँ, बस थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। राजकुमार ने आदर से उत्तर दिया, मगर सामने से जो जवाब आया उसने हवा की सर्दी को और भी गहरा कर दिया। आओ बेटा, मगर आज हमारे घर का खाना तुम्हारे लिए नहीं बनाए। क्यों? राजकुमार चौंका। क्योंकि मेरा इकलौता बेटा आज मौत के मुंह में जा रहा है। ये सारा खाना उस राक्षस के लिए बनाया गया है, जो हर महीने किसी एक नौजवान की बलि मांगता है, और इस बार मेरी बारी आ गई है। एक पल को नरेंद्र को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुना, लेकिन बुढ़िया की आंखों में जो आंसू थे, वो किसी कल्पना के नहीं हो सकते थे। मुझे पूरी बात बताइए माताजी, राजकुमार ने धीरे से कहा। पहले अंदर आ जाओ बेटा, और पानी तो पी लो। बुढ़िया एक ओर हट गई और जैसे उस टूटे फूटे घर की दीवारें भी अब उस राजकुमार को अंदर बुला रही थीं। भीतर जाकर उसने देखा कि एक युवक चुपचाप जमीन पर बैठा है और सामने तांबे की थाली में तरह तरह के गरम गरम पकवान रखे हैं, जैसे किसी उत्सव का भोज हो। मगर चेहरे पर कोई रंग नहीं,
राजकुमार ने सबसे पहले पानी पिया, और जब गले में ठंडे जल की ठंडक उतर गई, तब उसकी आंखें फिर से बुढ़िया की ओर मुड़ी। माता जी, आपके घर में इतने स्वादिष्ट पकवान बने हैं, और आपका बेटा राक्षस के पास जाने वाला है। कुछ समझ नहीं आया, ये सब क्यों और कैसे? बूढ़ी माँ की कांपती हुई आवाज में जो दर्द था, वो किसी पत्थर दिल इंसान को भी झकझोर दे। बेटा, तुम परदेशी हो, हमारे दुख से तुम्हारा क्या लेना, लेकिन अब जब तुमने पूछ ही लिया है, तो सुनो। कहकर वो धीरे धीरे जैसे बीते वर्षों की एक भारी कहानी बताने लगी। हमारी नगरी के दक्षिण में वो काली पहाड़ी है, जहाँ एक राक्षस रहता है। पहले वह जंगल से जानवर उठाता था, फिर धीरे धीरे इंसानों को भी उठा ले जाने लगा। गांव वालों ने कई उपाय किए, लेकिन कुछ काम नहीं आया। तब डर के मारे हमने मिलकर ये नियम बना लिया कि हर सुबह एक आदमी और ढेर सारे पकवान उस राक्षस को पहाड़ी पर भेज दिए जाएं, और तब से हर घर की बारी तय होती गई। आज हमारी बारी आ गई है। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली और चुप हो गई। राजकुमार की आंखें गहरी हो चलीं। वो, यानी आज तुम्हारे बेटे की बारी है? उसने कहा तो बुढ़िया की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, यही मेरा एकलौता लाल है। अभी कुछ ही महीने पहले इसकी शादी हुई थी। अब ये चला जाएगा तो मेरा घर उजड़ जाएगा, और मेरी बहू जवानी में ही विधवा हो जाएगी। वो बोलते बोलते सिसकने लगी। राजकुमार नरेंद्र सिंह का खून खौल उठा। वह सिर्फ एक राजकुमार नहीं था, बल्कि एक रक्षक था, एक योद्धा, जिसके लिए जनता की पीड़ा अपनी निजी वेदना से भी बड़ी थी। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, माता जी, जब मैं यहाँ हूँ, तब कोई राक्षस किसी के बेटे को नहीं ले जाएगा। कल सुबह आपका बेटा उस शैतान के नहीं जाएगा। बुढ़िया कांपती आवाज में बोली, बेटा, फिर कौन जाएगा? अगर सूरज निकलने से पहले राक्षस को भेंट नहीं मिली, तो वह पूरी नगरी को जला डालेगा। लेकिन नरेंद्र की आंखों में डर की कोई परछाई नहीं थी, बस विश्वास की लौ थी। माँ, तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा बेटा नहीं, मैं जाऊंगा, और लौटते वक्त वो राक्षस जिंदा नहीं होगा। नहीं बेटे, मैं तुम्हें मौत के मुंह में कैसे भेज सकती हूँ? माँ की ममता छटपटा उठी, लेकिन राजकुमार ने उसे धीरे धीरे समझाया, उसके माथे पर हाथ रखा, और विश्वास दिलाया कि वह वचन दे रहा हो। जब परिवार को विश्वास हो गया तो कुछ ही देर बाद बुढ़िया के बेटे को खाना खिलाया गया, और फिर राजकुमार ने भी सबके साथ वहीं बैठकर खाना खाया। राजकुमार का घोड़ा भी थका हुआ था, उसे दाना पानी दिया गया। फिर जब अंधेरा अब नीला होने लगा और पक्षियों की हल्की चहचहाहट जंगल के सन्नाटे को तोड़ने लगी, राजकुमार ने अपनी तलवार कमर में कस ली, एक बड़ी सी टोकरी में पकवान रखवाए, और बुढ़िया द्वारा बताई दिशा में काली पहाड़ी की ओर निकल पड़ा। नगर से बहुत दूर एक वीरान मोड़ पर पहुंचकर उसने टोकरी नीचे रख दी, और हंसते हुए वो सारे पकवान खुद ही खा गया, जैसे कोई त्योहार मना रहा हो। फिर उसने खाली टोकरी में पत्थरों के टुकड़े भरे और सीधा राक्षस की गुफा की ओर बढ़ गया। काले पत्थर की एक बड़ी दरार जैसी वो गुफा थी, जहां पहुंचकर उसने गरजती आवाज में पुकारा, राक्षस, तेरा खाना आ गया है, जल्दी बाहर आ, तेरे लिए स्पेशल व्यंजन लाया हूँ। अंदर से भयंकर गुर्राहट सुनाई दी, और फिर वो बाहर आया, लंबा, डरावना, घने बालों से ढका हुआ, और आंखों में खून जैसा लाल रंग। उसने घूरते हुए कहा, ओ छोकरे, आज तू आया है? क्या तुम्हारे नगर में अब मोटे आदमी नहीं बचे? रोज पतले पतले आदमी क्यों भेजते हो? फिर टोकरी को अंदर रखते हुए बोला, चल, मैं पहले नदी पर स्नान कर लूं। राजकुमार मुस्कराया और बोला, चलिए। राक्षस कुछ कदम चला ही था कि राक्षस बोला, तुम मुझे अपने कंधे पर बैठा कर ले चलो। ये बात सुनकर राजकुमार चौंका, लेकिन कुछ नहीं बोला। नदी के किनारे सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन राजकुमार के माथे से पसीने की धार बह रही थी, क्योंकि मजबूरी में उसे उसी राक्षस को अपने कंधों पर बिठाकर लाना पड़ा था, जिसे मारने की ठान चुका था। राक्षस का भारी शरीर उसकी सांसें उखाड़ रहा था, और जैसे तैसे वो नदी के किनारे तक पहुंच पाया। दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन हर कदम जैसे किसी पहाड़ को छोने जैसा था। राजकुमार ने जैसे ही उसे नीचे उतारा, राक्षस गुर्राता हुआ बोला, देखो, अब यही रुको, जब मैं नहा लूं, तब तुम मुझे फिर से अपने कंधों पर बिठाकर गुफा तक ले चलना, वहीं पर मैं तुम्हें आराम से खाऊंगा। राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, राक्षस जी, आपको यहाँ तक लाने में तो मेरी सांस ही रुक गई। अब की बार अगर आप पैदल चले तो बड़ी कृपा होगी।
मगर राक्षस पानी में उतर चुका था और उसकी आंखें क्रोध से लाल पीली हो उठीं। नहीं, मैं गीले पैरों जमीन पर नहीं चल सकता। मुझे एक और बड़े राक्षस का श्राप है। अगर मैंने गीले पैर जमीन पर रखे तो मेरी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। ये सुनते ही राजकुमार की आंखों में एक चमक उभरी। अब उसकी योजना पूरी तरह साफ हो चुकी थी। वो बोला, अच्छा, और इतने में ही उसने अपने कंधे से धनुष उतारा, उस पर एक सधा हुआ तीर चढ़ाया और तेज स्वर में बोला, दुष्ट राक्षस, अब या तो तू जमीन पर पैर रखेगा और अपनी ताकत खो देगा, या मैं तुझे इसी पानी में खत्म कर दूंगा। तू मुझे नहीं, अब मैं तुझे खाऊंगा। तेरी ये लाल आंखें अब सूरज नहीं देखेंगी। राक्षस गुस्से से चिल्लाया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये तो तुझे अब पता चलेगा। कहकर राजकुमार ने बिना देर किए धनुष से तीर छोड़ा और वो तीर बिजली की रफ्तार से सीधा जाकर राक्षस की आंख में धंस गया। जैसे ही राक्षस की आंख में तीर घंसा, उसकी चीख जंगल की हर शाखा में गूंज उठी। एक ऐसी दहाड़ जिससे पेड़ तक कांप उठे, पक्षी उड़ गए और नदी का पानी तक डर से थरथरा गया। क्रोध और दर्द में पागल होकर वह राक्षस दहाड़ते हुए नदी से बाहर निकला। उसकी लाल आंखों में आग थी और मुंह से झाग, लेकिन गुस्से में वह यह भी भूल गया कि उसके पैर गीले हैं। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, एक झटका सा महसूस हुआ। उसकी राक्षसी ताकत जैसे किसी ने एक पल में चूस ली हो। वो लरज कर खड़ा ही रह गया और तभी राजकुमार ने पीछे से एक के बाद एक तीर चलाने शुरू कर दिए, जैसे बिजली की धार बरस रही हो। हर तीर उसके शरीर को चीरता चला गया और कुछ ही पलों में वो ताकतवर दानव जमीन पर गिर पड़ा। राजकुमार ने गहरी सांस ली, धनुष को कंधे पर टांगा और फिर म्यान से अपनी चमकती हुई तलवार निकाली और फिर एक ही वार में उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो सिर अब किसी डर की निशानी नहीं, बल्कि जीत का प्रतीक था। राजकुमार ने राक्षस का सिर उठाया और उसी गांव की ओर लौट चला, जहां कल रात एक मां की आंखें डरी हुई थीं और आज वहां पूरे नगर की आंखों में चमक थी। जब उसने गांव वालों के सामने आकर कहा कि राक्षस मारा गया है, तो पहले किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर जब राजकुमार ने वो भयानक सिर सबके सामने रखा, तब नगर के बड़े बूढ़ों ने सिर झुकाकर नरेंद्र की वीरता को प्रणाम किया। और तभी दूर से कुछ घोड़े सर पर दौड़ते दिखे। राजमहल से निकले सैनिक, जो राजकुमार को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि यही उनका युवराज है, सारा गांव खुशी से झूम उठा। लोग फूल लेकर दौड़ पड़े, कोई चरण छूने आया, कोई आशीर्वाद देने। हर चेहरे पर सिर्फ एक बात थी, हमारा रक्षक यही है। राजकुमार ने सबसे विदा ली और राक्षस का कटा हुआ सिर अपने साथ लेकर राजधानी की ओर लौट चला। राजधानी लौटते ही जैसे ही राजकुमार के साथियों ने उसकी वीरता के किस्से दरबार में सुनाए, राजा की आंखें गर्व से भर आईं और उन्होंने तुरंत अपने बेटे का तिलक किया। महारानी कर्णवती ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब अपनी दूसरी माताओं से भी जाकर आशीर्वाद लो। राजकुमार ने सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक रानियों के महल की ओर बढ़ गया। कुछ रानियों ने सच्चे मन से उसे आशीर्वाद दिया, तो कुछ ने जरा सा मुस्कुरा कर रस्म अदायगी कर दी। लेकिन सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार से न जाने क्यों एक अजीब सी जलन थी, वह व्यंग्य से हंसी और बोली, शुभकामनाएं युवराज, पर ये तो एक छोटे से राक्षस को मारने की बात है। असली वीरता तो तब मानी जाएगी जब तुम राजकुमारी फूलवती की डोली इस महल के दरवाजे तक ले आओ। राजकुमार चौंका, पर उसका चेहरा उत्साह से चमक उठा। छोटी माँ, आप सिर्फ नाम बताइए, ये फूलवती कौन है? रानी हंसी, पर उसकी हंसी में डर की परछाई थी। बेटा, वहां जाना मौत को दावत देना है। राजकुमारी फूलवती ने ये प्रतिज्ञा ली है कि जो भी उसकी सूरत देखेगा, वो तुरंत वही के नियम अनुसार जल्लादों के हवाले कर दिया जाएगा। राजकुमार का चेहरा गंभीर हो गया, फिर वह धीरे से बोला, उसका राज्य कहाँ है? रानी ने थोड़ा रुक कर कहा, यहाँ से पूरब दिशा में एक विशाल नदी पार कर जो राज्य आता है, उसकी राजधानी है रूपनगर, वही रहती है राजकुमारी फूलवती। राजकुमार के सीने में छोटी रानी के तीखे शब्दों ने जैसे आग भर दी थी। अब उसे किसी भी हाल में राजकुमारी फूलवती से मिलना था, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न दाव पर लगानी पड़े। उसी रात सब कुछ तय कर लिया गया। राजा महारानी से अनुमति मांगना मतलब रोक लगवाना था, इसलिए अगली सुबह जैसे ही आसमान में हल्की रोशनी फैली, राजकुमार चुपचाप उठा, अपनी मां के कमरे की ओर एक प्यार भरी नजर डाली
और फिर बिना कुछ कहे महल के फाटक की ओर बढ़ चला। पहरेदारों को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि राजकुमार का यूं अकेले निकलना कोई नई बात नहीं थी। राजकुमार सीधा पैदल ही सुनसान जंगल की ओर बढ़ चला, जहां रास्ता भी अनजान था और मंजिल भी। दिन के उजाले में वो चलता रहा और रात को किसी पेड़ की डालियों पर सो जाता। 3 दिन हो चुके थे। उसके पैरों में थकान थी, लेकिन इरादों में नहीं। तभी एक मोड़ पर उसे 2 अजीब साधु मिल गए, जो आपस में उलझे हुए थे। एक गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरी 2 है, तुम्हारी 1। दूसरा भी पीछे नहीं था, अरे मेरी 2 है, तुम्हारी 1। राजकुमार वहीं रुककर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों साधु उस सुनसान जंगल में अपनी ही बात पर अड़े हुए थे। कोई कुछ समझे उससे पहले ही वे एक ही वाक्य बार बार दोहराते जा रहे थे, 2 मेरी, 1 तुम्हारी, 2 मेरी, 1 तुम्हारी। दूर से कोई सुन ले तो सोचे कि या तो गणित का सवाल हल कर रहे हैं या फिर आपस में कोई पहेली सुलझा रहे हैं। लेकिन असल में वे बुरी तरह उलझे पड़े थे। राजकुमार वहीं पास बैठा था। कुछ देर तक चुपचाप दोनों को सुनता रहा। पहले तो उसे लगा शायद कोई मजाक चल रहा है, लेकिन जब उसने गौर से सुना और देखा कि दोनों सच में जग रहे हैं और वो भी सिर्फ यही कह रहे हैं, 2 मेरी, 1 तुम्हारी, तो उसका सिर चकरा गया। आखिरकार वो बोल ही पड़ा, अरे भैया, पहले ये बताओ कि लड़ाई किस बात की है। दोनों साधु थोड़ी देर के लिए चुप हुए। फिर एक ने घूरते हुए कहा, तुम कौन हो जो बीच में टांग अड़ा रहे हो। राजकुमार मुस्कुरा कर बोला, मैं कोई आम इंसान नहीं, मैं तो इस राज्य का राजकुमार हूं। यह सुनते ही दोनों साधु चौकन्ने हो गए। एक बोला, अच्छा, तो फिर आप ही हमारे इस झगड़े का निपटारा कर दो महाराज। राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले पूरी बात तो बताओ, क्या झगड़ा है। अब उनमें से एक साधु अपनी झोली खोलता है और कहता है, हमने मिलकर 3 अद्भुत चीजें पाई है और अब बंटवारे की बारी आई है। पर झगड़ा इस बात पर है कि कौन 2 चीजें रखे और कौन 1। राजकुमार की आंखों में कौतूहल चमक उठा। कौन सी 3 चीजें। साधु ने मुस्कुराकर पहली चीज निकाली, ये देखो, ये है जादुई खड़ाऊं। इन पर चढ़कर अगर कहो मेरे गुरु की खड़ाऊं मुझे वहां पहुंचा दे, तो ये बिना समय गवाए बताई गई जगह पर तुरंत पहुंचा देती है। वाह! राजकुमार की आंखें फैल गईं। और दूसरी, ये है मेरी गुरु की झोली, इसमें जो भी कहो, इतना धन दो, वो झोली तुरंत वैसा ही धन निकाल देती है। उफ, कमाल है। और तीसरी, ये है गुरु की घंटी, इसे बजाते ही अगर कहो मुझे यह खाना चाहिए, तो वह खाना हाजिर हो जाता है, वह भी बिल्कुल गर्मागर्म, राजा महाराजाओं जैसा। राजकुमार थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, तो अब तुम दोनों चाहते हो कि मैं तय करूं कि किसे 2 चीजें मिले और किसे 1। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। हाँ राजकुमार जी, अब तो आप ही हमारी उम्मीद है। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा ये बताओ, इतनी कमाल की चीजें मिली कैसे। तो एक साधु बेपरवाही से बोला, कुछ भी नहीं किया, हम तो अपने गुरु के पास ही रहते थे और उनके अंतिम समय में उन्होंने ये तीनों चीजें हमें सौंप दी। कहा, ये तुम्हारे काम आएंगी। राजकुमार ने माथे पर हाथ टिकाते हुए सोचा और बोला, तो चलो, अब इनका फैसला भी वैसे ही होगा जैसे पुराने जमाने में होता था, परीक्षा के जरिए, खेल के जरिए। दोनों की आंखों में चमक आ गई। राजकुमार ने कहा, तीनों चीजें मेरे पास रख दो, मैं एक तीर पूरब की ओर और एक पश्चिम की ओर छोड़ूंगा। जो पहले वापस आकर तीर लेकर आएगा, उसे 2 चीजें मिलेंगी, दूसरे को 1। ठीक? दोनों एक साथ बोले, मंजूर है। राजकुमार ने धनुष उठाया, कमान चढ़ाई और फुर से 2 तीर आसमान चीरते हुए 2 दिशाओं में छोड़ दिए। फिर जैसे ही उसने 1, 2, 3 कहा, दोनों साधु सर पर भाग निकले, एक पूरब की ओर, दूसरा पश्चिम की ओर। और इधर राजकुमार ने बिना एक पल गवाए उन तीनों चीजों को उठाया, खड़ाऊं, झोली और घंटी, और पास की एक झाड़ी में छिप गया। उसकी आंखों में अब शरारत भी थी और बुद्धिमानी भी, क्योंकि वो जानना चाहता था कि जब ये 2 सीधे साधे साधु दौड़ते दौड़ते थक हार कर वापस आएंगे और यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, तब उनका चेहरा देखने लायक होगा।
काफी देर बीत चुकी थी, सूरज भी अब ढलने को था। वो दोनों साधु थक कर पसीने से तरबतर हो चुके थे। जब वे उस जगह लौटे जहां उन्होंने राजकुमार को छोड़ा था, तो वहां कोई नहीं था। एक ने हैरानी से पूछा, अरे, राजकुमार कहाँ चला गया? दूसरे ने चारों ओर नजर दौड़ाई और झुंझलाते हुए कहा, लगता है हमें धोखा देकर भाग गया। दोनों थोड़ा परेशान हुए, लेकिन फिर उम्मीद के साथ बोले, आसपास ही कहीं होगा, चलो ढूंढते हैं। दोनों इधर-उधर तलाश करने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि राजकुमार तो वहीं पास में एक कच्ची मिट्टी की गुफा में छिपकर चुपचाप सब देख रहा था। साधु जब थक कर बैठ गए, तब उन्होंने पास की जमीन से कुछ घास के पत्ते तोड़े और उन्हें सूंघा। और देखते ही देखते दोनों की शक्लें बदल गईं। अब वे बंदर बन चुके थे। पास ही एक बेर का पेड़ था, जिस पर रसीले लाल लाल बेर लटक रहे थे। दोनों बंदर उस पेड़ पर फुर्ती से चढ़े और जी भरकर बेर खाए। फिर नीचे उतरकर उन्होंने दूसरी घास को सूंघा और अपनी असली इंसानी शक्ल में वापस आ गए। ये सब देखकर राजकुमार को तो एक नया रास्ता मिला गया। उनके जाने के बाद राजकुमार अपनी छुपी जगह से बाहर आया और बड़ी चतुराई से दोनों तरह की घास पहचानकर पत्ते अलग अलग तोड़कर रख लिए। तभी उसकी नजर बेर के पेड़ पर गई। भूख उसे भी लग रही थी और अब तो तरीका भी पता था। राजकुमार ने पहले वो घास सूंघी जिससे इंसान बंदर बन जाता था, और वो भी एक फुर्तीला बंदर बन गया। बेर के पेड़ पर चढ़कर उसने भी खूब मीठे बेर खाए। पेट भर जाने पर वो नीचे उतरा और उस दूसरी घास को सूंघा, और पल भर में फिर से वही राजसी राजकुमार बन गया। राजकुमार के पास अब साधुओं से छीनी गई जादुई चीजें थीं। उसे जल्द से जल्द रूपनगर पहुंचना था। उसने छैली से करामाती खराऊ निकाली और पहनते ही बोला, चल मेरे गुरु की खराऊ, मुझे रूपनगर पहुंचा दे। बस फिर क्या था, खराऊ उसे लेकर हवा में उड़ चली। राजकुमार बादलों के बीच से उड़ता हुआ नीचे पहाड़ियों की सुंदर चोटियां देखता जा रहा था। थोड़ी ही देर में खराऊ उसे रूपनगर के मुख्य द्वार के पास उतार दिया। वहां से वह पैदल ही महल की ओर बढ़ चला, लेकिन महल के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। वे हर बाहर से आए व्यक्ति से पूछताछ कर रहे थे। जब राजकुमार ने कहा कि वह एक राजकुमार है और राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया है, तो पहरेदार चौंक कर एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर उनका अफसर मुस्कुराते हुए बोला, राजकुमार, तुम नौजवान हो, सुंदर भी हो, तुम्हारी शादी कहीं भी हो सकती है, फिर यहाँ क्यों जान जोखिम में डालने आए हो? राजकुमार ने बिना डरे कहा, जो भी हो, मैं फूलवती की डोली लेकर ही लौटूंगा। उस पर सैनिक गंभीर हो गया। अब तक जो भी राजकुमार यहाँ आया है, सबने यही कहा, लेकिन राजकुमारी की सूरत देखने के बाद सबको राजा ने उसके प्रण के अनुसार मौत के घाट उतरवा दिया। अब तक सैकड़ों राजकुमार आए, मगर कोई वापस लौट नहीं सका। जैसे ही राजकुमार ने गुस्से और हट के साथ शहर में घुसने की कोशिश की, तो द्वार पर तैनात सैनिकों ने उसे रोक दिया। लाख कहने के बाद भी जब वो पीछे नहीं हटा, तो उसे साफ शब्दों में कह दिया गया, राजा आज्ञा है, कोई भी युवक राजकुमारी फूलवती की अजीब प्रतिज्ञा को बिना पूरा किए नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। यह सुनते ही राजकुमार मजबूरी में शहर के द्वार से हटकर पास के जंगल में लौट आया और वही पेड़ के नीचे बैठकर रात होने का इंतजार करने लगा। उसके मन में कई सवाल घूम रहे थे। आखिर राजकुमारी फूलवती ने ऐसी विचित्र शर्त क्यों रखी है, जिससे उसकी शादी कभी हो ही न सके? लेकिन इसी उलझन के साथ उसके भीतर एक जिद भी जाग चुकी थी। अब चाहे जो हो जाए, मैं इस प्रतिज्ञा को तोड़वा कर रहूंगा। जैसे ही अंधेरा गिरा, राजकुमार ने अपने गुरु की दी हुई खराऊ पहनी और आंखें बंद करके बोला, चल मेरे गुरु की खराऊ, मुझे शहर के अंदर पहुंचा दे। अगले ही पल वो खराऊ राजकुमार को हवा में उड़ाकर ऊंची किले की दीवार के पार ले गई और सीधे नगर के बीचों बीच उतार दिया। शहर में थोड़ी देर इधर-उधर घूमने के बाद जब उसे भूख लगी, तो उसने अपनी छैली निकाली और बोला, मेरे गुरु की जोली, मुझे भूख लगी है, स्वादिष्ट भोजन लाओ। जोली के भीतर से पतले रोटियां, मिठाइयां और सुगंधित सब्जियां प्रकट हो गईं। राजकुमार ने भरपेट भोजन किया। फिर वो शहर की गलियों में यूं ही टहलता टहलता एक पुराने से बड़े मकान के सामने रुका।
जहां एक बुजुर्ग महिला चुपचाप बैठी हुई थी। उसने जैसे ही राजकुमार को देखा, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। बेटा, क्या तुम परदेसी हो? बुढ़िया ने पूछा। हाँ माँ, मैं आज ही इस नगर में आया हूँ, राजकुमार ने विनम्रता से जवाब दिया। बुढ़िया मुस्कराई। तो फिर आज मुझे भोजन मिल जाएगा? राजकुमार ने हैरानी से पूछा। आपके पास इतना बड़ा मकान है, फिर भी आप खाने के लिए दूसरों की बात क्यों जोहती है? बुढ़िया ने धीमे स्वर में कहा। बेटा, भगवान की कृपा से मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, आंगन, लेकिन एक संतान का प्यार नहीं है। मैं तब तक खाना नहीं खाती जब तक कोई परदेशी, कोई बेटा जैसा मेहमान मेरे घर आकर साथ न खाए। राजकुमार बोला। मां जी, अगर 2-4 दिन कोई परदेशी ना आए तो, अगर 2-4 रोज कोई परदेशी ना आए तो मुझे उतने ही दिन बिना खाए रहना पड़ता है। यह सुनकर राजकुमार का दिल एक पल को कांप उठा। उसने तुरंत जवाब दिया, तब तो मां जी, मैं कुछ दिन आपके पास अवश्य ठहरूंगा। उसकी बात सुनकर मां की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे किसी बुझते दिए में फिर से तेल पर गया हो। मां ने उसके लिए झोंपड़ी के कोने में ही खाना परोसा, सादा पर स्नेह से भरा। भूख नहीं थी, लेकिन मां के प्रेम के आगे उसने 2 निवाले खा ही लिए। मां ने बगल में ही एक बिस्तरा भी लगा दिया। चारपाई पर लेटे लेटे मां ने पूछा, बेटा, तुम कहां से आए हो और कहां जाओगे? राजकुमार ने कहा, मैं राजकुमारी फूलवती से विवाह करने आया हूं, और जब तक उसका प्रण नहीं तोड़ दूंगा तब तक यही ठहरूंगा। ये सुनते ही मां ने एक गहरी सांस ली और बोली, अरे बेटा, उस कलमुही राजकुमारी को भूल जा। अब तक सैकड़ों राजकुमारों की जान ले चुकी है वो, लेकिन राजकुमार का हौसला अडिग था। माँ, आप चिंता मत करो, मैं उसकी डोली लेकर ही लौटूंगा। माँ ने फिर कुछ समझाने की कोशिश की, पर जब देखा कि लड़का तस से मस नहीं हुआ तो चुपचाप चारपाई पर लेट गई। राजकुमार ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखें झोंपड़ी की छत को निहारने लगीं और मन में वही सवाल गूंजने लगा, राजकुमारी ने ऐसी शर्त क्यों रची? कुछ देर सोचता रहा, फिर मां की ओर देखा। वो गहरी नींद में थी और उनकी चारपाई से हल्के खर्रातों की आवाजें आ रही थी। आधी रात का सन्नाटा था। जब राजकुमार की नींद खुली, वह धीरे से उठा और आंगन में कदम रखते ही उसने वही जादुई खराऊ निकालकर पहनी और धीमे स्वर में कहा, हे गुरु, मेरी ये खराऊ मुझे राजकुमारी फूलवती के सोने के महल तक पहुंचा दे। अगले ही पल, जैसे कोई जादुई झोंका आया हो, मैं हवा में ऊपर उठता चला गया और कुछ ही पलों में सीधे उस भव्य महल की छत पर था जहां फूलवती का निवास था। नीचे जमीन पर तो तलवार लिए सैनिक हर कोने की निगरानी कर रहे थे, लेकिन आसमान से आई इस यात्रा को कोई भांप भी न सका। महल की एक खुली खिड़की से राजकुमार सीधा उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी सोई थी। वहां पर बड़ा सा पलंग, चारों ओर गुलाबी रोशनी और बीच में सोती हुई राजकुमारी, जैसे चांदनी खुद किसी इंसान का रूप लेकर वहां लेटी हो। उसकी दमकती गोरी त्वचा कमरे में रोशनी बिखेर रही थी। राजकुमार चुपचाप बैठा उसे अपलक निहारता रहा। उसे शायद पहली बार किसी के सौंदर्य ने राजकुमार की सांसें रोकने पर मजबूर किया था। फिर राजकुमार ने बड़ी सावधानी से उसका सुनहरा रुमाल उठाया और अपनी जेब में रख लिया। बदले में अपना रुमाल वहां रख दिया और उसके भीतर एक छोटी सी चिट्ठी भी रख दी। उसमें पत्र में लिखा था, प्रिय राजकुमारी, मैंने तुम्हारे दर्शन कर लिए हैं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम मुझे जल्लादों को सौंप सकती हो, लेकिन तुम मुझे तलाश नहीं कर पाओगी। मैं कल फिर आऊंगा, तुम्हारे लिए गहने और सुहाग का सामान लाऊंगा। तुम्हारा अपना राजकुमार। ये पंक्तियां पढ़कर जैसे पूरे महल में तूफान आ गया। राजकुमारी गुस्से से कांपने लगी। उसका चेहरा तमतमा उठा और वो रुमाल जो पलंग पर पड़ा था, वो उस राजकुमार के भेजे रुमाल से अलग था। उसकी आंखों में अपमान, हैरानी और जुनून एक साथ भड़क उठे। महल के सैनिकों को तुरंत पकड़कर कैद कर लिया गया, क्योंकि उस रात उनकी आंखों के सामने से कोई कैसे निकल गया, ये सवाल हर किसी को बेचैन कर रहा था। पूरे नगर में चौकसी बढ़ा दी गई, जैसे कोई शत्रु राज्य की सीमाओं तक आ पहुंचा हो। उघर बुढ़िया के छोटे से घर में वही राजकुमार, जो खराऊ पर सवार होकर रात के अंधेरे में उड़ता आया था, अब बेफिक्र सो रहा था।
जब बुरिया ने सुबह उसे धीरे से उठाया और कान में बताया कि कोई रुमाल बदल आया है और राजकुमारी को चिट्ठी मिल चुकी है, तो राजकुमार कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप लेटा रहा। राजकुमार ने तय किया कि वह आज कहीं बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही बूढ़ी माँ गहरी नींद में सोई तो उसका मन नहीं लग रहा था। वह फिर से उठा और बिना वक्त गवाए उड़न खड़ाऊं पहनकर चुपचाप राजकुमारी के महल की ओर उड़ चला। चारों ओर कड़ा पहरा था, भारी भरकम सैनिक दरवाजों पर तैनात, हर कोने पर सतर्क निगाहें, और भीतर तक का सारा इंतजाम खुद राजकुमारी ने अपनी आंखों से देखा था। वो पूरी तरह निश्चिंत थी कि अब कोई अंदर नहीं आ सकता, लेकिन किसे खबर थी कि जिसका इंतजार वो दिल ही दिल में कर रही है, वो बिना किसी आवाज के सबकी आंखों को चकमा देकर उसके कक्ष तक पहुंच चुका है। जैसे ही राजकुमार कमरे में पहुंचा, उसने देखा कि राजकुमारी मीठी नींद में खोई हुई है। कमरे में धीमी रोशनी थी, बाहर चांदनी खिड़की से छनकर आ रही थी और हवा में गुलाबों की खुशबू फैली थी। उसने बड़े स्नेह से राजकुमारी की मांग में सिंदूर भरा, माथे पर एक छोटा सा टीका लगाया और अपनी धनदायक छैली से कीमती आभूषण निकालकर उसके सिरहाने करीने से सजा दिए। हर चीज सलीके से रखने के बाद वो चुपचाप वहीं बैठ गया और एक छोटा सा पत्र लिखा। प्रिय राजकुमारी जी, आशा है कि मेरी यह भेंट आपको पसंद आएगी। कल फिर आऊंगा और तुम्हारे लिए एक और खास तोहफा लाऊंगा। अगर तुम्हें मुझसे विवाह स्वीकार है तो कृपया एक छोटा सा पत्र लिखकर छोड़ देना। फिर उसने आखिरी बार राजकुमारी को निहारते हुए पत्र वहीं रखा और उड़न खड़ाऊं से उसी रहस्यमय तरीके से महल से बाहर निकल गया। सुबह जब राजकुमारी की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर पलंग के पास रखे चमचमाते जेवरों के जोड़े और एक मुड़े हुए पत्र पर पड़ी। उसने जैसे ही पत्र पढ़ा, उसका चेहरा गुस्से से तपने लगा, आंखें अंगारे जैसी, सांसें तेज और हाथ कांपते हुए। उसी पल एक दासी भीतर आई और बोली, राजकुमारी जी, आपके मांग में सिंदूर और माथे पर टीका है। ये सुनकर मानो आग में घी पर गया। राजकुमारी फौरन राजदरबार की ओर दौड़ी, महल की गलियों से होती हुई सीढ़ियां लांघ गई और दरबार में पहुंचते ही चीख उठी, पिताजी! राजा चौंक पड़े। उन्होंने अपनी बेटी की हालत देखी और अवाक होकर बोले, हे देवता, ये क्या देख रहे हैं? हमारी आंखें, तुम्हारी मांग में सिंदूर, क्या तुम? राजकुमारी ने बीच में ही बात काटते हुए तीखे स्वर में कहा, नहीं पिताजी, ये उसी धूर्त की हरकत है जिसे कल रात आपके सैनिक नहीं पकड़ सके थे। वो फिर महल में घुस आया, मेरे कमरे तक पहुंच गया। राजा ने तुरंत सेनापति को बुलवाया और गरजते हुए पूछा, किसी की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी के कक्ष में घुसने की? सेनापति ने सिर झुकाते हुए गंभीर स्वर में जवाब दिया, महाराज, मैंने खुद रात भर पहरा दिया था, राजकुमारी के कमरे के बाहर। एक पल के लिए भी वहां से नहीं हटा। वहां न तो कोई आदमी गया और न ही कोई परिंदा उड़ सका। राजा कुछ पल के लिए सन्न रह गए। फिर उन्होंने अपने महामंत्री को तुरंत बुलवाया। राजमहल में अब हर चेहरा चिंतित था, क्योंकि ये सिर्फ सुरक्षा में चूक नहीं थी, बल्कि एक ऐसा रहस्य था जो साजिश और चालाकी से भरा हुआ लग रहा था। अगली रात जैसे ही सूरज अस्त हुआ और महल की दीवारों पर मशालों की रोशनी तैरने लगी, राजा का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उन्होंने राजकुमारी को नर्म लहजे में कहा, राजकुमारी, आप अब भीतर चलिए। आज की रात हम उस रहस्यमय शैतान को किसी भी कीमत पर पकड़कर ही दम लेंगे। कुछ ही देर में महामंत्री तेजी से दरबार में हाजिर हुए। राजा ने आंखों में चिंता लिए कहा, महामंत्री जी, बीती रात फिर वही घटना हुई। वो शैतान किसी तरह राजकुमारी के कक्ष में घुस आया और फिर से वही अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। महामंत्री ने एक क्षण को राजा की ओर गंभीरता से देखा और कहा, महाराज, सेनापति भी मौजूद है, लेकिन यह सच है कि हमारी सारी तैयारियों के बावजूद वो शैतान हर बार हमें चकमा दे देता है। अगर हम राजमहल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो प्रजा का क्या होगा? राजा ने निराश स्वर में सिर झुकाते हुए कहा, बिल्कुल यही बात मुझे अंदर से तोड़ रही है। वो अंदर कैसे घुसता है, ये मेरी समझ से परे है। तभी महामंत्री ने जोश के साथ कहा, महाराज, अब की बार वो बचेगा नहीं। मैं वचन देता हूँ,
कल सुबह तक वह आपके दरबार में घसीट कर लाया जाएगा, और इस बार मैं खुद इस पूरे मामले की निगरानी करूंगा। इसके बाद महामंत्री राजा को एक कोने में ले गए और बेहद गोपनीय लहजे में सेनापति सहित उन्हें अपनी पूरी योजना समझाने लगे। राजकुमारी फूलवती के महल में दोबारा घुसने की खबर जब उस बुढ़िया ने राजकुमार को दी तो उसकी आंखों में डर के साए थे। बेटा, अब की बार राजा ने पकड़ लिया तो सीधे जल्लादों के हवाले कर देगा तुझे। मगर राजकुमार तो जैसे दिल ही हार बैठा था। उसकी मुस्कान गहरी थी, मानो वो खतरे से खेलना चाहता हो। जैसे ही रात उतरी और बुढ़िया नींद में खो गई, राजकुमार ने चुपचाप खड़ाऊं पहन ली और एक बार फिर उसी दिशा में चल पड़ा, यानी राजमहल की ओर। हवाओं में नमी थी, अंधेरे में दीवारें ऊंची लग रही थीं, लेकिन उसके कदम रुक नहीं रहे थे। भीतर पहुंचकर जब वो राजकुमारी के कमरे में दाखिल हुआ तो नजारा देखकर दिल जोर से धड़का। पलंग आज बड़ा था और उसका आधा हिस्सा खाली पड़ा था। आधे पर फूलवती नींद में डूबी थी, जैसे किसी सपने में हो। राजकुमार की आंखों में एक चमक उभरी। क्या ये उसकी हाँ थी? क्या आज उसकी मेहनत रंग लाई? वो बिना एक पल गवाए उस खाली हिस्से पर धीरे से लेट गया, लेकिन तभी बड़ी तेज से छपाक छपाक की आवाज आई। राजकुमार जैसे ही उस नरम और सजे संवरे पलंग पर लेटा, पलंग अचानक चरमराया और वह धड़ाम से नीचे जा गिरा, और राजकुमार को पल भर में लगा जैसे पांवों तले से निकल गई। राजकुमार सीधा एक गहरे अंधेरे गर्रे में गिर पड़ा। अंदर पानी था या कीचड़, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन गिरते ही पूरा शरीर भीग गया और चारों ओर सिर्फ छपाक छपाक की आवाजें गूंजने लगीं। उस अजीब सी चुप्पी में जब राजकुमार होश में आया तो समझ गया ये राजकुमारी की चाल थी। पलंग का आधा हिस्सा तो बस धोखे का एक ताना बाना था, जो पतले कच्चे धागों से बुनकर तैयार किया गया था। नीचे का गरहा चालाकी से ढका हुआ था, ताकि कोई अंदाजा भी न लगा सके कि इसमें गिरने वाला फिर शायद बाहर न निकल सके। तभी ऊपर से उसकी आवाज आई, क्यों राजकुमार, बिस्तर पसंद आया? राजकुमार मुस्कुरा उठा। भले ही कपड़े भीग चुके थे और शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन दिल में ठान चुका था कि इसे हर हाल में जीत कर ही रहेगा। राजकुमार ने ऊपर देखा और मजाकिया लहजे में कहा, हाँ राजकुमारी जी, बहुत ही शानदार व्यवस्था है आपकी। अब तो लगता है आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर ही लेना चाहिए। आखिर ये तीसरी बार है जब आपके दर्शन हो रहे हैं। राजकुमारी गुस्से में पैर पटकते हुए बोली, सुबह देखा जाएगा। तुमने मेरी नींद पूरी तरह बर्बाद कर दी। अब तो मैं दूसरे कमरे में सोने जा रही हूँ। और वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। उधर राजकुमार की हालत बेहाल थी। उसके पैरों में से एक खराउं तो किसी तरह लटकी हुई थी, लेकिन दूसरी गायब। वो आधे झुके आधे बैठे हुए इधर उधर टटोलता रहा, अंधेरे में हाथ पैर मारते हुए जमीन पर उस गायब खराउं को खोज रहा था, मानो वही उसकी आखिरी उम्मीद हो। पर जैसे जैसे वो हाथ पैर मारता, बाहर से पहरेदारों की खुसर पुसर और ठहाके उसकी धड़कनें बढ़ा देते। एक पहरेदार फुसफुसाया, आज तो शैतान फंस ही गया। दूसरा हंसते हुए बोला, चलो अब इसकी कहानी खत्म हुई समझो। और फिर उनमें से एक दौड़कर अपने अफसर को बुला लाया। कुछ पहरेदार दरवाजे से कान सटाकर अंदर की हर एक आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। खरखराहट, सांसों की बेचैनी और फर्श पर कुछ घिसटने की आवाज। तभी अफसर का रौबदार स्वर गूंजा, चलो इसे निकालकर सीधा जेल में डाल दो। लेकिन तभी एक पहरेदार ने मुस्कुराकर कहा, अरे हुकूम, यानी जनाब, फिक्र की कोई बात नहीं। ये जिस गर्रे में गिरा है ना, वहां से तो चाहे पूरी जिंदगी हाथ पैर मारे, बाहर नहीं निकल पाएगा। फिर दूसरे ने ठहाका लगाते हुए कहा, गरहा इतना गहरा है कि नीचे से अब भी उसकी छटपटाहट सुनाई दे रही है। चलो सारी रात उसे यहीं पड़ा रहने दो। एक अफसर की आवाज आई, जिसमें झुंझलाहट से ज्यादा थकावट मालूम हो रही थी। राजकुमार पास ही चावलों के मांड से सने गर्रे में छुपा पड़ा था, ठिठुरता हुआ लेकिन जिंदा। उसने बाहर सिपाहियों की हर बात साफ साफ सुनी। जब ये कहा गया कि सुबह निकाल लेंगे, तो जैसे उसके सीने में बसी घबराहट थोड़ी हल्की हुई।
उसने तुरंत अपने पैर की खराउं टटोलनी शुरू की, जो मांड में डूबी हुई थीं। चिपचिपे बदन और ठंड से कांपते हाथों से वो आधे घंटे तक मांड में खराउं खोजता रहा, और जैसे ही दोनों पांवों में खराउं पहनी और धीमे स्वर में कहा, हे गुरु, मेरी ये खराउं मुझे बूढ़ी माँ के घर पहुंचा दो। वो हवा में उड़ा और पलक झपकते ही बुढ़िया के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह निहाल सा बिस्तर बैठ गया, कपड़े उतारे और स्नान किया, फिर चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे सो गया, जैसे बीती रात सिर्फ एक डरावना सपना हो। सुबह जैसे ही नींद खुली, उसने वो सारे नीले कपड़े बुढ़िया के हाथों धोबी के पास भिजवा दिए, ताकि किसी को शक न हो। उधर सुबह जब सैनिक फिर से गर्रे के पास पहुंचे तो वो खाली देखकर उनकी आंखें फटी रह गईं। गायब। अफसरों के माथे पर पसीना आ गया और सारा मामला तुरंत राजा तक पहुंचाया गया। राजा गुस्से में भभक पड़ा, मंत्री जी, वो शैतान तो आपके बिछाए जाल से भी निकल गया। मंत्री ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, चिंता न करें महाराज, अब वो ज्यादा देर नहीं तक जिंदा नहीं बचेगा। आप सभी सैनिकों को आदेश दे कि राज्य में जो भी व्यक्ति नीले रंग के कपड़े पहने दिखे, उसे तुरंत पकड़कर दरबार में लाया जाए। राजा ने आदेश जारी कर दिए, लेकिन पास खड़े एक बुजुर्ग दरबारी ने डरते डरते कहा, पर महाराज, राज्य में तो कई लोग अपने कपड़े में नील डालते होंगे। सैन्य दस्ते हर गली कूचे में निगाह गराए घूमने लगे, जैसे नीला रंग अब किसी अपराध की निशानी बन गया हो। उधर जिस धोबी के पास राजकुमार के कपड़े धोने भेजे गए थे, उसी दिन उसके बेटे की बारात जानी थी। समय की कमी और कपड़ों की शोभा देखकर उसने वही सुनहरी बेल बूटों वाले कपड़े अपने बेटे को पहना दिए, जो कभी राजकुमार की पहचान थे। शाम ढले जब बारात चौक बाजार से ढोलनगाड़ों के साथ गुजरी, तो सैनिकों की नजर उन चमकते कपड़ों पर पड़ी और वे चौकन्ने हो गए। बिना देर किए बारात रोक दी गई, घोड़ी पर सजे दूल्हे को नीचे उतारा गया और लोगों के हैरान चेहरे बीच वो जवान पकड़ा गया जिसे खुद नहीं पता था कि उसके पहनावे ने उसे संकट में डाल दिया है। शहर कोतवाल ने उसे सीधा राजमहल पहुंचाया और दरबार में सिर झुकाकर बोला, महाराज, जैसा आदेश था, यह वही युवक है, धोबी का बेटा, जो नीले सुनहरी कपड़े पहने हुए था। उसे देखकर राजा का क्रोध सातवें आसमान पर था। उनका चेहरा लाल, आंखों में आग और आवाज तलवार की तरह धारदार। वो इस शैतान की इतनी हिम्मत कि यह राजकुमारी के महल में चोरी से दाखिल हो। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा ने गरज कर कहा, इसका सिर तलवार से उड़ाकर इसकी आंखें राजकुमारी के हार में डाली जाएं। सामने खड़ा वो मासूम धोबी का लड़का कांपने लगा, उसके चेहरे पर हवाएं उड़ रही थीं, पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। तभी भीड़ को चीरते हुए उसका बाप, बूढ़ा धोबी, वहां पहुंचा, आंखों में आंसू और होंठों पर करुणा। महाराज, दया करो, इंसाफ करो, मेरा बेटा किस कसूर में पकड़ा गया है? लेकिन राजा का गुस्सा थमता नहीं दिख रहा था। तुम्हारे बेटे का सबसे बड़ा कसूर यही है कि वो अभी तक जिंदा है। इस नमकहराम ने राजकुमारी के महल में घुसकर हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। धोबी फूट फूट कर बोला, नहीं महाराज, ऐसा कैसे हो सकता है? हम जैसे गरीबों की इतनी हिम्मत कहाँ कि हम रजवाड़े की लक्ष्मण रेखा लांघ सकें। तभी दरबार के पिछले हिस्से से तेजी से कदमों की आवाज आई। महामंत्री, जो नीले रंग के कपड़ों वाले अजनबी के पकड़े जाने की सूचना पर दौड़ा चला आया था, सामने खड़ा था। उसने जैसे ही धोबी के लड़के को देखा, उसका माथा झंझना उठा। उसकी आंखों में हैरानी थी, एक बेचैनी। यही है वो लड़का जो 3 बार राजकुमारी के महल में गया और हर बार बचकर बाहर भी आ गया। मंत्री के भीतर कुछ खटक रहा था, लेकिन जब राजा ने उसकी ओर मुड़कर ठोस आवाज में कहा, मंत्रीवर, यही है वह शैतान, तब वह भी मौन हो गया। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जैसे ही मंत्री जी उस युवक के पास पहुंचे, उन्होंने उसकी आंखों में झांककर फिर उसके कीमती कपड़ों को देखा और एक पल में सब कुछ समझ गए। उसके मैले चेहरे और धूल से सने पांव के मुकाबले वह शानदार पोशाक बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी। मंत्री ने गंभीर आवाज में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है लड़के? लेकिन उससे पहले ही एक छका हुआ डरा समासा आदमी आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, इसका नाम मंगलू है, मेरा बेटा है ये, और ये बिल्कुल बेकसूर है। आज ही इसकी शादी होनी थी,
मंत्री ने नजरें फिर से कपड़ों पर टिकाई और बोले, ये जो कपड़े हैं, ये तो किसी राजकुमार के लगते हैं, क्या तुमने ही सिलवाए थे? आदमी ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, नहीं सरकार, हम जैसे लोग ऐसे कपड़े कैसे सिलवाएंगे? आज सुबह पड़ोस की उस पुरानी कोठी में जो बूढ़ी औरत रहती है ना, वही हमारे घर आई थी। वही ये कपड़े दे गई थी और बोली कि ये कपड़े धुल कर दे देना। लेकिन ये कपड़े मेरे बेटे को ये फिट आ गए और उस पर अच्छे भी लग रहे थे, तो मैंने सोचा यही कपड़े पहनाकर शादी करा देता हूँ। मंत्री जी कुछ पल चुप रहे, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोले, अच्छा, तो तुम्हारा बेटा तब बच सकता है अगर तुम हमें उस बूढ़ी के पास अभी ले चलो। वो आदमी कांपते हुए बोला, जी सरकार, अभी चलिए। राजमहल में सन्नाटा सा छा गया था जब महामंत्री ने राजा के सामने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अब तो आप सारा माजरा समझ ही गए होंगे। ये बेचारा धोबी पूरी तरह बेकसूर है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इसके बेटे को छोड़ दिया जाए। राजा धनुर्धर सेन ने कुछ पल गंभीरता से सोचा, फिर बोले, ठीक है, लेकिन उस असली गुनहगार को, उस शैतान को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। महामंत्री ने सिर झुकाया, जो आज्ञा महाराज। और फिर वे 10 सैन्य जवानों के साथ रवाना हुए, धोबी को भी साथ लिया और निकल पड़े उस बूढ़ी औरत के घर की ओर। रास्ते भर मंत्री का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक तेजी थी, जैसे हर चालाकी को पहचानने की तैयारी कर रहा हो। जैसे ही दूर से बुढ़िया का टूटा फूटा मकान नजर आया, उसने हाथ उठाकर सैनिकों को रोक दिया। यही रुको, मैं अकेले जाता हूँ। बाकी सभी वहीं पर खड़े रह गए और मंत्री अकेला उस सुनसान गली से होते हुए मकान के पास पहुंचा। बाहर धूप में बैठी मिट्टी के बर्तन धोती हुई बुढ़िया अचानक चौंक गई जब एक भारी आवाज सुनाई दी, ओ बुढ़िया, तुम्हारे यहाँ कोई परदेशी है क्या? आवाज में कुछ बेचैनी थी। हाँ, क्यों? क्या बात है? बुढ़िया ने चौंकते हुए दरवाजा खोला। उसे बुलाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, मंत्री ने सख्त स्वर में कहा। बुढ़िया ने भीतर जाका और बोली, आप बैठिए, वो अभी सो रहा है। जब से आया है, ज्यादातर समय नींद में ही रहता है, छका हुआ लगता है। मंत्री की आंखें संकुचित हुईं, उसके चेहरे पर अब संदेह की लकीरें थीं। उसने फिर कहा, उसे उठाओ, अभी। बुढ़िया हड़बड़ाते हुए अंदर चली गई और ठीक उसी वक्त मंत्री ने बाहर खड़े सैनिकों को इशारा कर दिया। जैसे ही राजकुमार नींद से उठता हुआ बाहर आया, सैनिकों ने बिना कुछ कहे उसे घेर लिया और कंधे से दबोच लिया। घबराकर राजकुमार बोला, कम से कम मुझे कपड़े तो पहन लेने दीजिए। उसकी आवाज में कोई झुंझलाहट नहीं थी। मंत्री ने सिर हिलाते हुए कहा, पहन लो, फिर हमारे साथ चलो। राजकुमार ने राजसी कपड़े जल्दी से पहने और पैरों में खड़ाऊं डालते हुए बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद सब राजा के दरबार में पहुंचे, जहां न्याय की मूर्ति से बैठे राजा ने उसे तीखी नजरों से घूरा और गरजते हुए पूछा, शैतान, तू है कौन? दरबार की सारी फिजा सन्नाटे में डूब गई। राजकुमार ने नजरें झुकाकर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता का नाम महाराजा दानसिंह है। मैं राजकुमारी फूलवती की डोली लेने आया हूँ। आपने प्रतिज्ञा की थी और अब उस प्रतिज्ञा को निभाने का समय है। मेरी पूरी श्रद्धा और अधिकार के साथ मैं ये कार्य पूर्ण करने आया हूँ। दरबार के बीचों बीच खड़ा होकर वह साहस से बोला, आपकी गद्दी न्याय की प्रतीक है। राजन, अगर मेरी कोई गलती है तो दंड दीजिए, लेकिन पहले मेरी बात तो सुनिए। इतने में राजा गरजते हुए उठे, बेशर्म, हमारे सामने खड़े होकर जुबान चला रहा है? कोतवाल। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी, इसे तुरंत काल कोठरी में डाल दो, और जैसे ही सूरज की पहली किरणें धरती को छुएंगी, इसे जल्लादों को सौंप दिया जाए। इसकी आंखें निकालकर मेरे सामने पेश की जाएं। कोतवाल ने सिर झुकाकर आदेश स्वीकार किया, जो हुक्म, महाराज। अगले ही पल भारी जंजीरों के साथ युवक को कैद खाने में फेंक दिया गया। रात भर जेल की दीवारें उस बेचैन दिल की बेचैनी से गूंजती रहीं। वो युवक राजकुमार था, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि सच बोलने की कीमत इतनी भारी होगी। उसकी आंखों में सवाल थे, क्या यही न्याय था?
क्या सिंहासन पर बैठा कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो कर सकता है? रात गहरी होती गई, लेकिन उसके अंदर का तूफान और भड़कता गया। जैसे ही भोर की पहली किरण ने आकाश को हल्का गुलाबी किया, राजमहल के प्रांगण में सन्नाटा पसरा था कि राजकुमार को 4 जल्लादों की निगरानी में वधस्थल ले जाया जा रहा था। उसके हाथ कसकर बंधे थे, शरीर थका हुआ था, लेकिन चेहरे पर न तो डर था न ही पश्चाताप। जंगल के एक वीरान हिस्से में, जहां सूखे पेड़ों की डालियां हवा में कराहती थीं, वही तय था उसका अंत। वहां पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली और जल्लादों से कहा, भाइयों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी राजकुमारी अब तक कितने राजकुमारों का खून इस धरती पर बहा चुकी है? यह कोई परीक्षा नहीं, एक खूनी तमाशा है जो बार बार दोहराया जा रहा है। कुछ क्षण के लिए जल्लादों की तलवारें थमी, लेकिन उनमें से एक ने आंखें झुकाकर कहा, महाराज, हम केवल नौकर हैं। हुक्म मानना ही हमारा धर्म है। आपकी बात सच हो सकती है, पर हमारे हाथ बंधे हैं। अब जो कुछ कहना है, भगवान से कह लीजिए। अब आपका अंतिम समय आ गया है। राजकुमार बहुत विनम्रता से बोला, मेरी एक आखिरी इच्छा है। अगर आप लोग मान ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। जल्लादों में से एक, जो उम्र में बड़ा था, भारी आवाज में बोला, जिंदगी के अलावा तुम्हारी जो भी ख्वाहिश हो पूरी कर लो राजकुमार। राजकुमार ने हल्की सी मुस्कान के साथ पास खड़े एक विशाल बरगद की ओर इशारा किया और बोला, मैं बस एक बार राजकुमारी के महल को देखना चाहता हूँ। बस एक अंतिम नजर। ऊपर से, इस पेड़ की चोटी से, जल्लाद कुछ देर चुप रहे। फिर एक ने संदेह से पूछा, वापस शहर ले जाना मुमकिन नहीं? और पेड़ के ऊपर से कैसे भरोसा करें? लेकिन दूसरे ने गहरी सांस लेकर कहा, भाई, ये तो निहत्था है, और हमारे पास तलवारें भी है, ताकत भी। पेड़ के ऊपर से कहाँ भागकर जा पाएगा? दोनों ने सिर हिलाया और फिर धीरे से उसके बंधे हुए हाथ खोल दिए। राजकुमार ने खड़ाऊं अपने सीने से लगाई और बिना एक पल गवाए पेड़ पर चढ़ने लगा। ऊपर, जब वो पेड़ की घनी शाखाओं में पहुंचा, हवा तेज बह रही थी और पत्तों के बीच से दूर राजमहल की झलक मिल रही थी। उसने वहीं एक मोटी शाखा पर संतुलन बनाकर खड़ाऊं पहनी और फुसफुसाया, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे उस बुढ़िया माँ के मकान तक पहुंचा दे। बरगद की ऊंचाई से हवा में लहराते हुए राजकुमार उस बूढ़ी माँ के मकान पर पहुंच गया। जैसे ही खड़ाऊं जमीन पर लगी, दरवाजे के पास बैठी बूढ़ी माँ की आंखों में चमक आ गई। वो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ी और भर्राए गले से बोली, अरे बेटा, तू आ गया। मैं तो सोच चुकी थी कि तुझे राजा ने। राजकुमार ने झुककर उनके हाथ थामे और मुस्कुराकर कहा, नहीं मां, वो लोग मुझे धोखे से पकड़कर ले गए थे, पर आपके आशीर्वाद ने मुझे बचा लिया। उधर दोनों जल्लाद परेशान हालत में बरगद के नीचे खड़े थे, माथे पर चिंता की लकीरें और हाथों में तलवारें। एक ने घबराकर कहा, राजकुमार तो उड़ गया, अब क्या करें? दूसरा जल्लाकर बोला, अरे, पेड़ से भागा है तो आसमान तो नहीं खा गया उसे। लेकिन अगर राजदरबार में पता चल गया कि हम उसे गवा बैठे, तो हमारी गर्दनें काट दी जाएंगी। काफी देर तक दोनों चुपचाप खड़े रहे और फिर एक बोला, एक तरकीब है। जंगल में कोई हिरन मारते हैं, उसकी आंखें निकालते हैं और राजा से कह देते हैं कि यही उस धोखेबाज राजकुमार की आंखें हैं। दूसरे ने पहले तो डरते हुए पूछा, अगर पकड़ गए तो? दूसरे ने जवाब दिया, हम दोनों के अलावा ये बात कौन जानेगा? प्लान बन गया। दोनों ने पूरे दिन की कोशिशों के बाद एक सुंदर हिरन को शिकार किया, उसकी चमकती आंखें निकाली और अगली सुबह राजा के सामने पेश कर दी। राजा, जिसे न सच्चाई का पता था और न किसी ने शक जताया, वो संतोष से बोला, इन आंखों को फूलवती के गहनों में पिरो दो, ताकि हर दिन वो देखे कि उसे कैसे दंड दिया गया। उघर मकान में बुढ़िया ने राजकुमार से कहा, अब तू यहाँ से चला जा बेटा, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं। लेकिन राजकुमार ने दृढ़ता से जवाब दिया, नहीं माँ, अब नहीं, मैं अभी नहीं जा सकता, मैं यही रहूंगा कुछ दिन। मुझे सिर्फ फूलवती नहीं चाहिए, मुझे उसका विश्वास भी चाहिए। और ये लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है। रात में जब पूरा गांव सो चुका था,
और दिन भर की थकी हुई बूढ़ी माँ के खर्राटों की आवाज सुनाई दे रही थी, तो पास ही एक चारपाई पर राजकुमार आंखें मूंदे लेटा हुआ, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसका मन भटक रहा था उस राजकुमारी में, जिसने एक के बाद एक राजाओं के अहंकार को तोड़ा था, लेकिन अब उसकी घमंड की दीवार को गिराना उसकी जिद बन चुकी थी। आधी रात को जब चारों ओर सन्नाटा छा गया तो राजकुमार धीरे से उठा, माँ के पास गया, उनके पैर छुए और मन ही मन में बोला, माँ, अब शायद मैं कभी आपके पास वापस न लौटूं, लेकिन तेरा प्यार हमेशा रहेगा मेरे साथ। फिर अपनी दोनों छेलियां कंधे पर लटकाईं, उड़न खड़ाऊं पहनी और वो पुराना मंत्र दोहराया, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, मुझे राजकुमारी फूलवती के पास ले चल। अगले ही पल हवा की सरसराहट के साथ वो आसमान में था। महल के ऊपर उड़ते हुए जब उसने नीचे झांका तो देखा, महल के ठीक सामने बस एक सिपाही ऊँघ रहा था। मौका परफेक्ट था। राजकुमार बेआवाज महल में दाखिल हुआ और सीधे उस कमरे तक पहुंचा जहां फूलवती सो रही थी। कमरा चांदनी में भीगा हुआ था, दीवारों पर लटके रेशमी पर्दे हवा में हल्के से लहरा रहे थे, और पलंग पर सोई थी वही घमंडी राजकुमारी, लेकिन चेहरे से मासूम। राजकुमार ने धीरे से उसके पलंग के दोनों सिरों पर पैर टिकाया और खड़ाऊं से कहा, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, अब मुझे और इस राजकुमारी को उसके पलंग सहित किसी वीरान टापू पर ले चल। और फिर मानो जादू हुआ, पलंग हवा में उठा और उड़ा ले गया उन्हें दूर, बहुत दूर, समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर। सुबह से कुछ पहले जब हल्की हवा बह रही थी और समुद्र की लहरें चुपचाप किनारों को चूम रही थीं, राजकुमार ने धीरे से फूलवती को जगाया। आंखें खुलीं तो सामने अजनबी चेहरा और चारों तरफ बस पानी ही पानी। वो चीख पड़ी, कौन हो तुम और यहां कैसे आ गई? राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, राजकुमारी, मैं वही हूं जो तुमसे शर्त जीत चुका है, पर तुम्हारे पिता ने मुझे इनाम देने के बजाय जल्लादों को सौंप दिया, इसलिए अब मैं तुम्हें चुपचाप महल से चुराकर यहां ले आया हूं। वह राजकुमारी जिसने घमंड में न जाने कितने राजाओं को मौत के घाट उतरवा दिया था, आज समुंदर के बीच एक वीरान टापू पर एक पलंग पर बैठी राजकुमार से सवाल कर रही थी, तू मुझे आखिर यहाँ लाए कैसे? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में झांका और कहा, सब बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। फूलवती ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तैयार हूं। राजकुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार का मन भीतर से उमंगों से भर गया। फूलवती उसकी तरफ मुड़ी, हाथ से उसकी हथेली थामी और बोली, प्यारे राजकुमार, देखो कितना सुहावना मौसम है, कितना शांत ये टापू है, आप पलंग पर आराम कीजिए। लेकिन राजकुमार ने उसकी हथेली धीरे से छोड़ी और बोला, आराम भी करूंगा, पर पहले जान लो तुम यहाँ कैसे पहुंची? राजकुमारी ने सिर हिलाया, हाँ, मुझे बस इतना याद है कि मैं अपने महल में सो रही थी और फिर आंख खुली तो चारों ओर समुंदर ही समुंदर था। हाँ, राजकुमार ने अपनी बात आगे बढ़ाई, मेरे लिए ये सब आसान है। अगर तुम्हें भूख लगे तो खाना भी मिलेगा, और अगर सोना चांदी चाहिए तो वो भी। देखो, उसने अपनी उड़न खड़ाऊं दिखाई, इनसे बस कहो, चल मेरे गुरु की खड़ाऊं, और ये वही ले जाती है जहां तुम चाहो। और ये देखो, उसने कंधे से लटकती थैलियां दिखाई, एक में खाना है और दूसरी में खजाना। राजकुमारी हैरान सी उन थैलियों को देखती रही, फिर अचानक मुस्कुराई और धीरे से राजकुमार के गले में अपनी बाहें डाल दी। तो फिर हम तो जिंदगी भर राजा महाराजा की तरह ऐश करेंगे ना? राजकुमार ने गहरे विश्वास से कहा, क्यों नहीं? फूलवती अब थोड़ा थक चुकी थी, उसकी आंखें बोझिल हो रही थीं। उसने पलंग की ओर इशारा करते हुए कहा, अब मुझे नींद आ रही है, आप पलंग पर आराम करो, मैं नीचे जमीन पर सो जाऊंगी। जैसे ही उस टापू पर सुबह की रोशनी फैलने लगी तो राजकुमार की आंखें खुलीं। सबसे पहले उसने खाली पलंग देखा, फिर चारों ओर निगाह दौड़ाई। न राजकुमारी थी, न उसकी खड़ाऊं, न वो दो जादुई जोलियां। एक पल को उसका दिल जैसे थम गया, और फिर जैसे कोई तेज आग उसके भीतर फैलने लगी। उसने खुद से कहा, फूलवती, तूने मुझे मीठे शब्दों के जाल में फंसाकर लूट लिया। उसे याद आया
कैसे राजकुमारी ने खुद पलंग पर सोने का आग्रह किया और वो खुद थोड़ी दूरी पर जमीन पर लेट गया था। सोचकर सुकून में था कि अब उसके प्रेम और हिम्मत ने राजकुमारी का दिल बदल दिया है। लेकिन सच्चाई ये थी कि फूलवती आधी रात से ही उसके सोने का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही वो गहरी नींद में सो गया, वो चुपचाप उठी, उसकी खराओं और दोनों झोलियां उठाई, पलंग पर खड़ी हुई और फुसफुसाई, चल मेरे गुरु की खराऊं, मुझे मेरे महल पहुंचा दे। और अगले ही पल वो उड़ गई, ठीक वहीं जहां से राजकुमार उसे चुपचाप उठा लाया था। राजकुमार, जो अब अकेला था, पूरी तरह समझ चुका था कि राजकुमारी ने उसे धोखा दिया है। लेकिन उस समय उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक सवाल था, क्या वाकई उसका दिल कभी बदला था? समंदर का पानी अब धीरे धीरे गरजने लगा था, जैसे प्रकृति भी उसकी बेचैनी को दोहरा रही हो। दूर दूर तक टापू के चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी, कोई किनारा नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन तभी एक भारी लकड़ी का लक्कर समंदर में तैरता हुआ उसकी तरफ आया। राजकुमार ने उसे देखा और बिना एक पल गवाए मन ही मन कहा, शायद ये भगवान का भेजा एक छोटा सहारा है, या शायद मेरी अगली परीक्षा का पहला कदम। राजकुमार किसी तरह उस भारी लकड़ी के लक्कर तक पहुंचा। कपड़े भीग चुके थे, शरीर थक चुका था, लेकिन दिल में एक आग जल रही थी, धोखे की, बेईमानी की और उस प्रेम की जो अधूरा रह गया था। 4 घंटे तक वो लहरों में जूझता रहा, बार बार लहरें जैसे उसे निगलने दौड़ती, लेकिन हर बार उसने खुद को लहरों से बचाया। तभी उसने देखा कि एक तंग किनारा उसकी आंखों के सामने था। वो रेंगते हुए उस रेत पर पहुंचा और वही कुछ पल यूं ही पसर गया, जैसे जिंदगी दोबारा मिल गई हो। 3 दिन बाद, धूप छाम के बीच से गुजरते हुए, जंगलों की पगडंडियों पर चलते और भूख प्यास सहते हुए, वो फिर उसी नगर में पहुंचा जहां राजकुमारी रहती थी। लेकिन इस बार वह एक सीख लेकर लौटा था। इस बार वो राजसी कपड़ों में नहीं, बल्कि एक लकड़हारे की तरह, सिर पर लकड़ियों का गट्ठर उठाए, दरवाजे पर खड़े सिपाहियों ने उसकी तरफ नजरें तक नहीं उठाईं। एक आम इंसान में किसी को खतरा कहाँ दिखता है। नगर के अंदर पहुंचकर उसने लकड़ियां बाजार में बेचीं, कुछ सिक्के हाथ में आए और वह बूढ़ी माँ के मकान की ओर बढ़ चला। दरवाजा खुलते ही बुढ़िया की आंखों में जैसे दिए जल उठे। वो मुस्कराई, लेकिन मुस्कान में भी एक हल्की सी उदासी थी। बोली, बेटा, तेरे बिना यहाँ सन्नाटा हो गया था, मैंने तो सोचा था तू अपने देश लौट गया। राजकुमार ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ माँ, दूर एक अनजानी जगह जाना पड़ा, अब बस थक गया हूँ। बुढ़िया ने बिना देर किए खाना बनाया। खाना खत्म हुआ तो राजकुमार थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मां जी, एक और कष्ट देना चाहता हूँ आपको। बुढ़िया हंसते हुए बोली, तू मेरा बेटा है, कह क्या चाहता है? उसने धीमे स्वर में कहा, थोड़े से छोटे छोटे चांदी के गहने बनवाने हैं, बस उतने जितने किसी नवजात बच्चे के लिए बनते हैं। बुढ़िया चौंकी, पूछा, बेटा, उनका क्या करेगा तू? राजकुमार की नजरें खिड़की से बाहर दूर आसमान की ओर टिक गईं। मन कर रहा है बस अपने पास रखने का। बुढ़िया ने उसकी थकी आंखों को देखा और कुछ समझते हुए सिर हिलाया। ठीक है बेटा, तू आराम कर, कल सुबह मैं तेरे लिए वो गहने ले आऊंगी। दूसरे दिन बूढ़ी माँ बाजार से चांदी के नन्हे नन्हे गहने लेकर घर लौटी, बिल्कुल वैसे जैसे किसी माँ की गोद में अपने बच्चे का खिलौना। राजकुमार ने उस जादुई घास को सूंघा और कुछ ही पल में वह इंसान से एक फुर्तीला, मासूम सा दिखने वाला बंदर बन गया। लेकिन इस बार उसकी आंखों में शरारत नहीं, चालाकी और बदले की आग थी। छोटे छोटे चांदी के गहने उसने अपने हाथों और पैरों में पहन लिए और फिर बिना किसी देरी के उछलता कूदता नगर की छतों से होते हुए राजमहल की ओर बढ़ चला। लोग हैरानी से उसे निहार रहे थे। बंदर और गहने, बच्चों को तो जैसे कोई खिलौना मिल गया हो। बंदर के पीछे पीछे भागते हुए पूरे मोहल्ले में शोर मच गया। देखो देखो, राजा वाला बंदर। मगर उसे किसी खेल में नहीं, सीधा उस दरबार में पहुंचना था। फुदकता हुआ वो महल की दीवारें लांघता हुआ पिछले आंगन तक जा पहुंचा, जहां रंग बिरंगे फूलों के बीच, पत्थरों से सजे फव्वारे के पास, गद्देदार बैठकों पर राजकुमारी फूलवती अपनी सहेलियों के साथ आराम से बैठी थी। मिठाइयों और महंगे इतर की खुशबू के बीच, राजकुमार जो अब बंदर की शक्ल में था,
एक पेड़ की जाड़ी के पीछे चुपचाप बैठ गया और ध्यान से उन सब की बातें सुनने लगा। एक सहेली बोल रही थी, राजकुमारी जी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बेचारा राजकुमार आपको सचमुच प्यार करता था। फूलवती ने खिलखिलाकर जवाब दिया, अरे वो तो बिल्कुल भोला था। जैसे ही मैंने थोड़ी मीठी बात की, तुरंत पिघल गया। उसे लगा मैं सच में उससे शादी कर लूंगी। जैसे ही वो सोया, मैं उसकी उड़न खराऊं, जादुई झोलियां सब लेकर निकल भागी। मुझे तो लगता है अब तक वह समंदर में डूब गया होगा या किसी मगरमच्छ ने खा लिया होगा। दूसरी सहेली हंसती हुई बोली, लेकिन दिखने में तो सुंदर था। फूलवती ने आंखें मटकाते हुए कहा, सुंदर था पर दिमाग नहीं था, मूर्ख था एकदम। जैसे ही वो उठने लगी, तभी सामने एकदम से वही गहनों से सजा बंदर उसके सामने आ खड़ा हुआ। सहेलियां चौंक गईं, अरे ये वही बंदर है, और ये देखो गहने भी पहने हैं। फूलवती बोली, किसी का पालतू होगा, बहुत प्यारा है। एक सहेली ने मुस्कुराकर सुझाव दिया, राजकुमारी जी, इस गहनों वाले बंदर को पकड़कर महल में ही रख लो, कितना मजा आएगा न। राजकुमारी ने हंसते हुए हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने उसे छूना चाहा, बंदर बना राजकुमार अचानक छलांग लगाकर उसकी गोद में जा बैठा। राजकुमारी ने उसे प्यार से सहलाया, जैसे वो किसी पालतू जीव से खेल रही हो, और वो भी चतुराई से उसके कंधों पर जा चढ़ा। लेकिन इसी पल उसे अपनी बेइज्जती और धोखे की याद आ गई, और अगले ही पल तराक तराक दो जोरदार थप्पड़ राजकुमारी के गालों पर पड़े, जिसे सब सहेलियां चौंक गईं। राजकुमारी की आंखों में गुस्सा भर आया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, राजकुमार फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं से दांत निकालकर सबको चिढ़ाने लगा। एक सहेली ने कहा, बड़ा बदतमीज बंदर है। राजकुमारी को थप्पड़ मार गया। गुस्से में आग बबूला हुई राजकुमारी ने तुरंत 4 सिपाही दौड़ाए, हर हाल में इस बंदर को पकड़ लाओ। पूरे बाग में हड़कंप मच गया। सिपाही दौड़े, जाल फेंके, पत्थर उछाले, लेकिन बंदर बन चुका राजकुमार महल की दीवारों और पेड़ों पर ऐसे कूद रहा था जैसे हवा खुद उसका साथ दे रही हो। रात गहराती रही, छके हुए सिपाही लौट गए, लेकिन वो बंदर अब भी कहीं अंधेरे में छुपा था। जब पूरा महल गहरी नींद में डूब गया और चौकसी थोड़ी ढीली पड़ी, तभी राजकुमार महल की छत से फिसलता हुआ चुपके से राजकुमारी के कमरे में दाखिल हो गया। वो पलंग पर गहरी नींद में थी, जैसे बीते दिन की थकान से बेचैन। राजकुमार धीरे धीरे पास गया, पहले अपनी दोनों झोलियां और खराऊं उठाई, फिर राजकुमारी की नाक पर वही जादुई घास लगाई, वही घास जिसकी खुशबू इंसान को बंदर बना देती थी। कुछ ही पल में राजकुमारी की नाक हिली, शरीर कांपा, और फिर वह खुद एक बंदरिया बन चुकी थी। राजकुमार कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अपने पहने हुए गहने उतारकर उसी को पहना दिए। चुपचाप सारा काम करने के बाद राजकुमार वहां से निकल गया। बंदर की शक्ल होने के कारण पहरेदार भी उसे नहीं देख सके। जब सुबह हुई तो एक सेविका रोज की तरह राजकुमारी को जगाने के लिए उसके कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला और आंखें पलंग की ओर उठाईं, उसकी चीख पूरे महल में गूंज गई। वहां रेशमी चादरों पर कोई सुंदर रानी नहीं, एक गहनों से सजी बंदरिया बैठी थी, जो बहुत परेशान दिख रही थी, बौखलाई हुई, और जो भी पास आता उस पर झपट पड़ती। सेविका तेजी से भागी, पहरेदार आए, मगर कोई उसे काबू में नहीं कर पाया। राजकुमारी की आंख छुली, आईने में खुद को देखा, और जब महसूस हुआ कि वो नहीं रही जो थी, तो वो जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी, जैसे उसकी सारी पहचान किसी छलावे में खो गई हो। हालात बेकाबू हो गए। राजा और रानी तक बात पहुंची, और उन्होंने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करा दिया। मगर बात अब महल तक सीमित नहीं रही। शहर में तूफान मच गया। राजकुमारी फूलवती अब एक जादुई बंदरिया बन चुकी है। ये खबर पत्तों की तरह उड़ती हर गली में पहुंची। सैकड़ों लोग महल के बाहर जमा होने लगे, कोई जादूगर, कोई वैद्य, कोई जाड़ फूंक वाला। बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर सब नाकाम रहे। कोई कहता ये जादू है, कोई कहता ये पाप का फल है, लेकिन कोई भी उसे फिर से इंसान नहीं बना पाया।
इधर बूढ़ी माँ ने जब राजकुमार को खबर यह सुनाई तो उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो, वक्त आ गया है। दूसरे दिन राजकुमार ने साधु का भेष धारण किया, हाथ में कमंडल और चेहरे पर शांति लिए दरबार में जाकर भीड़ में शामिल हो गया। अगले दिन राजा ने दरबार लगाया और ऐलान दोहराया, जो भी मेरी बेटी को ठीक करेगा उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा। लेकिन दरबार में सन्नाटा था, उम्मीदें बुझती सी लग रही थीं। और तभी वो नौजवान साधु उठ खड़ा हुआ। सभी की नजरें उस पर टिक गईं। उसने आत्मविश्वास से कहा, राजन, मैं राजकुमारी को वापस उसी रूप में ला सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। राजा ने भौहें चढ़ाई और भीड़ सरगोशी करने लगी। बोलो साधु, क्या शर्त है? राजा ने पूछा। साधु ने बिना झिझक के जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि आप राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दें। यह सुनकर राजा ने आंखें फाड़ कर देखा और गुस्से से कांप उठा। अपनी गद्दी से उठ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, अरे दुष्ट, तू मजाक कर रहा है? उस समय जब मेरी बेटी इस हाल में है, ये अपमान नहीं, घोर अपमान है। नौजवान साधु ने आंखों में आंखें डालकर राजा से कहा, राजन, गुस्से से कुछ नहीं होगा। अगर सच में आप अपनी बेटी को उसके असली रूप में देखना चाहते हैं, तो मेरी शर्त आपको सबके सामने माननी होगी। सन्नाटा छा गया। राजा का चेहरा तमतमा उठा, मगर तभी मंत्री जी धीमे धीमे चलकर आगे आए। उनकी आवाज गंभीर थी, युवक, शायद तुम नहीं जानते, इस राज्य में जो भी व्यक्ति राजकुमारी से विवाह की शर्त रखता है, उसे सजाए मौत दी जाती है, सीधे जल्लादों के हवाले कर दिया जाता है। पर उस युवक की आंखों में न डर था, न झिझक। वह हल्के से मुस्कुराया और फिर एक झटके में अपनी साधु की वेशभूषा हटा दी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम तो मर गए थे, युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ महाराज, आपने मुझे मरवाया था, लेकिन मैं वो नहीं जिसे इतनी आसानी से मिटाया जा सके। राजा गुस्से में दहाड़ उठा, सिपाहियों, इसे पकड़ लो, कल इसके सिर को चौराहे पर तलवार से उड़ा दिया जाएगा। सिपाही लपके, युवक को जकड़ लिया गया, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक शांत मुस्कान थी, जैसे उसे सब मालूम था, जैसे ये भी उसकी योजना का ही हिस्सा हो। दरबार खत्म हुआ। राजा भारी कदमों से रानी के कक्ष में पहुंचा और बातों ही बातों में सारा माजरा बता दिया। रानी अवाक रह गईं। फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपने उसे जेल में डलवा दिया, लेकिन आप तो खुद कहते हैं, राजकुमारी को किसी न किसी से तो ब्याहना ही होगा, और अब वो बंदरिया बन चुकी है। क्या ये कम विपत्ति है? राजा बोला, वो युवक चालाक है, शैतान है। रानी ने राजा की आंखों में देखा और बोली, लेकिन वो कोई इनाम नहीं, सिर्फ शादी चाहता है। जो हमारी बेटी को उसकी पुरानी सूरत लौटा सकता है, क्या वो उसका जीवन साथी बनने का हकदार नहीं? राजा चुप रहा। रानी उठीं, आइए, चलिए, अपनी बेटी के हाल देख लीजिए। दोनों राजकुमारी के कमरे की ओर बढ़े। वहां का नजारा और भी विचलित करने वाला था। तकिए फटे पड़े थे, पर्दे झूल रहे थे, मेज कुर्सियां उल्टी पड़ी थीं, और उस कमरे के कोने में बहुत ही बेबस तरीके से वह बंदरिया, जो कभी राजकुमारी फूलवती थी। माता पिता को देखते ही उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह चली। रानी ने धीरे से कहा, महाराज, कृपा करके उस युवक को छोड़ दीजिए, शायद वही हमारी बेटी की आखिरी उम्मीद है। लेकिन राजा ने सिर हिलाया, नहीं रानी, कल सुबह हम सब कुछ देखेंगे। अभी तो एक महान संत आ रहे हैं, जिनका प्रताप बड़ा है। अगर वो चाहे तो शायद हमारी फूलवती फिर से वैसी ही हो जाए जैसी पहले थी। फिर वो एक लंबी सांस लेते हुए बोले, पर उस राजकुमार को मैं हाथियों के पैरों तले कुचलवा दूंगा। उसकी सजा तय है। उघर महल में दिन भर हकीम, वैद्य, तांत्रिक आते गए, लेकिन कोई भी राजकुमारी की हालत में रत्ती भर सुधार नहीं ला सका। रात होते ही जेल की सलाखों के पीछे बैठा राजकुमार चुपचाप एक कोने में दुबका हुआ था, लेकिन उसके मन में चल रही थी एक और ही योजना। पहरेदार एक कोने में पासे फेंककर खेल में मस्त थे, और तभी राजकुमार ने अपनी छैली से वही घास निकाला, वो जादुई घास जो उसे इंसान से बंदर बना सकता था।
उसने हल्के से उस घास को सूंघा और एक पल में ही उसके शरीर का आकार सिकुड़ गया। वो फिर से एक फुर्तीला, चंचल बंदर बन चुका था। अब सलाखों के बीच से निकलना जैसे बच्चों का खेल हो गया था। अपने एक कंधे पर दोनों छेलियां और बगल में उड़न खड़ाऊं दबाकर वो रात के सन्नाटे को चीरता हुआ बाहर निकला और सीधे बुढ़िया के घर जा पहुंचा। आश्चर्य की बात ये थी कि इतनी रात बीत जाने पर भी वो बूढ़ी माँ जगी हुई थी, मानो उसे अपने बेटे के लौटने की आहट मिल गई हो। राजकुमार को देखते ही उसने झपट कर उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे बेटा, इतनी देर लगा दी, क्या राजकुमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? राजकुमार की आंखों में हल्की उदासी थी। अब वो ठीक नहीं, बल्कि पूरी की पूरी बंदरिया बन चुकी है माँ। बुढ़िया ने गहरी सांस ली, जैसे उसे सब कुछ पहले से पता हो, फिर धीमे से बोली, तभी तो कह रही थी मेरे बेटे की इच्छा अधूरी रह गई। लेकिन राजकुमार ने आंखों में चमक भरते हुए कहा, नहीं मां जी, जब तक आपकी दुआएं मेरे साथ है तब तक कोई इच्छा अधूरी नहीं रहेगी। मैं जब भी लौटूंगा तो राजकुमारी की डोली साथ लेकर ही लौटूंगा। सुबह की हल्की धूप जैसे ही धरती पर उतरी, राजकुमार ने सबसे पहले शानदार एक जोड़ी वस्त्र मंगवाए। गहरे नीले रंग का रेशमी कुर्ता, सुनहरी कढ़ाई वाली ओढ़नी और कमर पर चमचमाता हुआ कतार का पट्टा। फिर बाजार जाकर एक तेज, सुंदर घोड़ा खरीदा, जिसकी चाल में ही राजसी ठाठ झलक रहा था। उधर महल में रात भर मंत्रों का जाप चलता रहा। दरबारियों की आंखों में नींद नहीं, बल्कि चिंता तैर रही थी। तभी दोपहर होते होते राजकुमार सीधा महल की ओर बढ़ा और दरबार में पहुंचते ही गूंजती आवाज में बोला, राजन। सबकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। राजा भी चौंक कर अपनी सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। कोने में खंभे से बंधी एक झुकी हुई बंदरिया बैठी थी, वही जो कभी इस महल की चहेती राजकुमारी थी। राजा की आवाज कांप गई, तुम जेल से बाहर कैसे आए? तभी उसने सेनापति को आदेश दिया कि जाकर जांच करो कि आखिर ये कैद से भागा कैसे। लेकिन राजकुमार की नजरें अड़िग थीं। उसका स्वर सधा हुआ और तेज, राजन, मैं आज आपके दरबार में आखिरी बार आया हूँ। अगर आज भी आपने अपनी जिद न छोड़ी तो आपकी राजकुमारी हमेशा के लिए इसी रूप में बंधी रहेगी, वह भी एक जानवर के रूप में। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, और जब कुछ ही देर में खबर आई कि जेल का ताला अब भी ज्यों का त्यों बंद है, तो यह सुनकर सबके होश उड़ गए। मंत्री जी, जो अब तक चुपचाप राजा की बातों का पालन करते रहे थे, धीरे से आगे बढ़े और बोले, महाराज, शायद भाग्य ने खुद इस युवराज को चुना है। इससे बेहतर वर आपकी बेटी के लिए नहीं मिलेगा। राजा कुछ देर तक मौन रहा, फिर भारी मन से सिर हिलाकर शर्त मान ली गई। महल के एक कमरे में राजकुमार बंदरिया बनी राजकुमारी को लेकर गया, और जैसे ही उसने उसे दूसरी घास सूंघाई, कुछ ही क्षणों में वह बंदरिया फिर से उसी खूबसूरत चेहरों वाली राजकुमारी में बदल चुकी थी। फिर तो महल में जैसे उत्सव की लहर दौड़ पड़ी। शंख बजे, नगाड़े बजे, फूलों की बारिश हुई और सारा शहर सज गया। और उसी दिन राजकुमार और राजकुमारी का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। राजकुमार नरेंद्र सिंह राजकुमारी की डोली लेकर चल पड़ा और जल्द ही अपने नगर की सरहद पर पहुंच गया। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की तापें और सैनिकों के कदमों से पूरा इलाका गूंज उठा था। महल की ऊंचाई से यह सब देखकर राजा को क्षण भर को लगा कि शायद कोई दुश्मन नगर पर चढ़ आया है। वे तुरंत अपनी राजसी सेना लेकर निकल पड़े, चेहरा सख्त और मन में चिंता की लहरें। लेकिन जैसे ही उन्हें डोली से उतरते अपने बेटे की झलक देखी और साथ में नजर आई लालहरे वस्त्रों में सजी रूपवती राजकुमारी फूलवती को, तो उनका चेहरा खिल उठा। सैनिकों ने तलवारें नीचे कर दीं, ढोल नगाड़े बजने लगे और पूरे नगर में एक खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। राजकुमार विजयी होकर लौटे हैं। राजकुमारी फूलवती को संग लेकर आए हैं। पूरे नगर की गलियां दीपों से सजने लगीं, हर घर में मिठाइयां बंटने लगीं। महल के दरबार में जब राजकुमार अपनी सौम्य मुस्कान के साथ राजकुमारी को लेकर अपनी छोटी माता के पास पहुंचा, तो उन्होंने झुककर आदर से कहा, छोटी माता, आपका आदेश पूरा हुआ। राजकुमारी फूलवती को आपके आशीर्वाद के लिए लाया हूँ। छोटी रानी की आंखें नम हो गईं, लेकिन मुस्कान में गर्व छलक रहा था। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रचकर आशीर्वाद दिया, और उसी शाम महल में ऐसा भव्य उत्सव हुआ जैसा वर्षों में कभी न हुआ था। हर गली कूचा रोशनी से नहाया,
और नरेंद्र सिंह का नाम फिर एक बार वीरता, बुद्धिमानी और प्रेम का प्रतीक बन गया, हमेशा के लिए। तो दोस्तों, यही थी वो अमर कहानी जहां एक मनुष्य ने साहस से नीति को भी झुका दिया। स्टोरी मग की ओर से मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने इस कहानी को अंत तक सुना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, जीवन से जुड़ी कहानियों को सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए किरदार, एक नई दुनिया और एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।